बच्चों, आज हम कृतिका हिंदी की बुक का पहला चैप्टर रीड करेंगे, माता का अंचल। इसके राइटर हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय ने इसमें अपने बचपन के बारे में बताया है कि बचपन में वो क्या क्या करते थे, कैसे खेलते थे, किस तरह से उनका पूरा बचपन उन्होंने इस कहानी में बताया है। हम शुरू करते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इसमें लेखक बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ लड़कों का संग होता है तहाँ बाजे मृदंग। जब लड़के एक साथ इकट्ठे होते हैं, संग मतलब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ पर बाजे मृदंग। मृदंग एक तरह का एक वाद्य यंत्र है, जैसे हंसते खेलते हुए वो लोग बात करते हैं। और जहाँ बूढ़ों का संग, जहाँ वृद्ध लोग जो इकट्ठे हो जाते हैं, तब तहाँ खर्चे का तंग, तो वो सिर्फ अपने खर्चे की और तंगी की इस तरह की बातें करते हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। लेखक अपने बारे में बता रहे हैं, अपने पिता के बारे में, कि हमारे पिताजी तड़के यानी कि बहुत सुबह सुबह उठकर निबट नहाकर नहा धो करके पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगना का मतलब होता है कि उनके साथ ही रहना। हम उनके साथ ही रहने लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। माँ के पास तो केवल दूध पीने के लिए ही जाते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। इसलिए पिता के साथ बाहर बैठक में सोते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। पिताजी हमें अपने साथ उठाते और नहला धुलाकर पूजा में अपने साथ बिठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। दिक करना मतलब बहस करना या जिद करना। तो हम जब नहा धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे तो हम भभूत होती है जो पूजा की जो राख होती है, उसे बोलते हैं भभूत। भभूत का तिलक अपने माथे पर लगवाने के लिए हम जिद करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ तो हंसते हुए, कुछ झुंझलाहट में और कुछ डांटते हुए वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे चौड़े लीलार यानी कि चौड़ा जो मस्तक, लीलार मतलब मस्तक में त्रिपुंड होती है, 3 आडी रेखाएं और उसके ऊपर आधा चंद्रमा बना होता है, त्रिपुंड का तिलक होता है, वो कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। लीलार मतलब मस्तिष्क। हमारे मस्तिष्क में जो भभूत थी बहुत ही खुलती मतलब सुंदर लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। हमारे सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, इसलिए हम भभूत लगाने से क्या बन जाते थे? बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। प्यार से पिताजी हमें क्या बुलाते थे? भोलानाथ। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। लेखक का असल में नाम तारकेश्वर नाथ था और उनके पिताजी उन्हें भोलानाथ कहकर बुलाते थे। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। हम अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारा करते थे। माता को मैया कहकर पुकारते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। बाबूजी सुबह नहा धो करके पूजा तिलक करके रामायण का पाठ करते थे, तो उस समय लेखक उनके बगल में बैठ जाते थे और आईने मतलब शीशे में अपना मुंह देखते रहते थे। जब हमारी और देखते देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। जब पिताजी हमारी तरफ देखते तो हम कुछ शर्म आ जाती और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। पूजा पाठ कर लेने के बाद पिताजी राम नाम लिखते थे। उनकी एक रामनामा बही थी जिसमें वो 1000 बार राम का नाम लिखते और उसे पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। इसके बाद पिताजी क्या करते? 500 बार कागज की छोटे छोटे टुकड़े लेते, उन पर राम का नाम लिखते और छोटी आटे की गोलियां बनाकर
कागज में लपेटकर और गंगा जी की ओर चल पड़ते। इन गोलियों को लेकर पिताजी किधर जाते थे? गंगा जी। उस समय हम भी उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। पिताजी जब आटे की गोलियां लेकर गंगा जी की ओर जाते थे तो हम भी उनके साथ जाते, और एक एक आटे की गोलियां पिताजी मछलियों को खिलाने लगते तो हम भी उन पे कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। मछलियों का चारा देकर जब पिताजी घर लौटते थे तो बीच रास्ते में झुके हुए जो पेड़ होते थे उन पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। अपने बाबूजी हमारे साथ ऐसे खेलने लगते और कुश्ती करते, तो कुश्ती में पिताजी क्या अगर शिथिल होकर यानी कि बिल्कुल शांत हो जाते और हमारे बल को बढ़ावा देने के लिए हम ऐसा अपने आप को कमजोर दिखाते और हम उनको पछाड़ देते थे। उतान पड़ जाते, उल्टे हो जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, जब उनकी जो लंबी मूछें थी हम उनको उनके ऊपर बैठकर उनको उखाड़ने लगते, तब हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर हमारे हाथों को चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा देकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। जब पिताजी हमारे गालों पर अपनी मूछों को गड़ा देते थे तो हमें झुंझलाहट होती और हम उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर पिताजी ऐसा रोने का मुंह बनाकर रोने लग जाते थे और उससे हम खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर पे जाते तो चौके पर खाने के लिए पिताजी बैठते, हम भी उनके साथ बैठते और हमें किस में खिलाते थे? फूल के कटोरे में। और क्या खिलाते थे? गोरस और भात। जब हम खाकर अफर जाते यानी कि पेट हमारा भर जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती, जिद करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। माता कहती पिताजी से कि आप तो छोटे छोटे कोर बच्चे के मुंह में डालते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हमने तो बहुत खा लिया है। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। ढंग मतलब तरीका। बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए, बच्चे को बड़ा कोर खिलाना चाहिए ताकि वह ज्यादा खा सके। जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। जब वह बड़े बड़े कोर खाएगा तभी तो दुनिया में ठोर, ठोर मतलब स्थान को प्राप्त करेगा। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दवे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। मर्दवे मतलब मर्द या आदमी क्या जानते कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और जब माँ महतारी मतलब माँ के हाथ से बच्चे खाना खाते हैं तो उनका पेट भी भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती
कि जल्दी खा ले नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। माँ क्या करती कि दही भात शांति और अलग अलग, एक और तोते का नाम का, एक मैना, एक का कबूतर नाम रखा, एक का हंस, इस तरह से बनावटी उनके नाम रखती और खिलाती जाती। जल्दी खा ले कहती, नहीं तो ये उड़ जाएंगे, ये तोता है उड़ जाएगा, पर हम उन्हें इतनी जल्दी खा जाते थे कि उनको उड़ने का मौका ही नहीं देते थे। जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, जो बनावटी चिड़िया रूपी कोर होते थे, जब हम उन्हें खा जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछल कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग दड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। जब बाहर भाग जाते थे नहा धोकर तब मैया हमारे पीछे हमें पकड़ लेती और हम बहुत छटपटाते कि हमें छोड़ दो, फिर भी एक चुल्लू मतलब हाथ में कड़वा जो सरसों का तेल होता था हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। बोत कर मतलब लगाकर, हमें बहुत सारा तेल लगाकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हमारी नाभि मतलब नाभि में और लीलार मतलब मस्तिष्क में काजल की बिंदी लगाती और चोटी गूंथती। बड़े बाल थे इसलिए चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर हमें रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। क्या बनकर बाहर आते थे? कन्हैया बनकर, और बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला मतलब राह देखने वाला या हमारे लिए इंतजार करने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। हमजोली मतलब साथ खेलने वाले, जो हमारे संगी साथी थे उनके साथ मिलकर हम तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। तमाशे ऐसे वैसे नहीं करते थे, नाटक करते थे, और चबूतरे का जो एक कोना होता था उसे हम नाटक घर बना लेते थे। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही हमारा रंगमंच बन जाती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसी पर सरकंडे एक तरह की लकड़ी होती है और उनका तो खंभा बनाते और कागज का ऊपर चंदोवा तान लेते और मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्ते की पूरी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। जो चंदोवा तानते थे उन पर मिठाइयों की दुकान लगाते। उसमें चिलम के खोचे जो होते हैं, जो चिलम होती है उसके खोचे पर कपड़े के थालों में कपड़े के थाल बना लेते। ढेले के हम लड्डू बनाते। ढेला जो मिट्टी का ढेला होता है उसके लड्डू, पत्ते की पूरी और कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबी बना लेते। टूटे फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरे जो होते हैं टुकड़े होते हैं पत्थर के छोटे, बटकरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। बटकरे जो होते हैं बाट होते हैं, उन बाट से और जस्ते के जो छोटे टुकड़े होते हैं उनसे हम पैसे बना लेते हैं। हम ही लोग खरीदार, खुद ही खरीदार होते और हम ही लोग दुकानदार बन जाते। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। बाबूजी भी हमारे खेल में शामिल हो जाते और 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। दुकान बढ़ा लेते, उसके बाद क्या बनाने लगते? घरौंदा, खेल बदल लेते। धूल की मेड़ दीवार बनती, जो धूल बन जाती है, धूल होती है उसकी मेड़ जो होती है उससे हम दीवार बनाते
और तिनकों का छप्पर बना लेते। दातुन के खम्भे, जो दातुन होती है उसके खम्भे बनाते और दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़ बना लेते। घड़े के मोंडे की चूल्हा चक्की, घड़े का जो ऊपर का जो मुंह होता है उसी से चूल्हा और चक्की बना लेते। दिए की कढ़ाई, दीपक जो होता है उसको कढ़ाई के लिए यूज लेते। और बाबूजी की पूजा वाली थाली होती है उसे आचमनी और कलछी बनाते थे। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। पानी को घी मान लेते, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार, यानी कि वो ज्योनार कहते हैं भोजन या दावत जो होती है वो। तो बालू की चीनी से ही हम भोज तैयार कर लेते। हम ही लोग ज्योनार करते, हम खुद ही ज्योनार यानी कि दावत करने वाले होते और हम ही लोग ज्योनार बैठते थे। जब हम पंगत बैठ जाती थी, जब हमारी पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। जो धीरे से आकर अंत में पिताजी भी जीमने के लिए बैठ जाते। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। पिताजी को देखते ही हम लोग हंसने लगते और अपना जो घर होता था उसे बिगाड़कर चले जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोट पोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, कि फिर से भोज कब करोगे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले की घिसकर सहनाई बजाई जाती। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा, बर्तन का तो तंबूरा बजाते और एमोले को घिसकर सहनाई बजे। एमोले होता है आम का छोटा पौधा, उसको घिस करके सहनाई बजाते। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, जो चूहेदानी टूट जाती थी उसे पालकी बना लेते। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते, समधी बनकर बकरे पर चढ़ जेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। चबूतरा था उसी पर हम अपना खेल खेलते थे। चबूतरे के एक कोने से बारात चलती और दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पे लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा जाता था। वहीं पर काठ की पटरियों से घिरा रहता, गोबर से लीप लेते, आम और केले की टहनियों से आंगन को सजाते और कुलिया होता है मटके छोटा सा जो होता है, दीपावली वगैरह पिलाते हैं उसको कुल्हड़ बोलते हैं, उसको कलश के लिए रख लेते थे। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी, वहां पहुंचती और बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौटते समय खटोली जो होती है उस पर ओहार मतलब होती है, वो होता है कपड़ा होता है एक, जिसे मतलब दुपट्टा होता है लाल कलर का, उसे खटिया पर डाल लेते और दुल्हन को उस पर चढ़ा लेते थे। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उगाड़कर दुल्हन का मुख निरखने लगते तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। जब वापस लौटते तो बाबूजी जो ही ओहार उस कपड़े को उगाड़ करके हटा करके दुल्हन का मुंह देखने लगते तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। फिर हम खेल खेलते खेती का। बस चबूतरे के छोर पर गिरनी गड़ जाती। चबूतरे का एक छोर था गिरनी। गिरनी क्या होती है कि जो कुएं होते हैं, कुएं में एक पानी निकालने के लिए रस्सी, गिरनी के ऊपर रस्सी डालते हैं, वो पहिए की तरह घूमती रहती है और पानी निकल जाता है रस्सी को डालने से, उसमें बाल्टी वगैरह बांध के। तो घिरनी गड़ जाती, उसके नीचे की गली उसे कुआं बना लेते थे। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। मूंज होती है जो अपने गांव में एक रस्सी होती है मूंज की, उससे पतली रस्सी में एक चुक्कड़ होता है गुल्लक को बांध के, पहले लकड़ी उसका मिट्टी का जो गुल्लक होता था उसे बांध के उस गराड़ी पे चढ़ा देते और उसको लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। पहले के जमाने में पानी निकालने के लिए बैल का और गराड़ी और इनका रस्सियों का यूज करके ही पानी निकाला करते थे। दो बच्चे
2 लड़के बैल बन जाते और मोट बनकर खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, चबूतरे को ही खेत बनाते। कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा, बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। हम मेहनत करते बहुत ज़्यादा और अपने खेत बोते, फसल तैयार होते देर न लगती। हम हाथों हाथ फसल काट भी लेते थे और काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी। ऊंची नीची जो क्यारी है वो हमारी है और जो फसल उसमें उपजी है वो हमारी है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोन डालते थे। फसल को काट लेते, उसके बाद उसे एक जगह इकट्ठा कर ले, उसे पैरों से ही रोन डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। कसोरे का सूप बनाकर, कसोरा होता है कटोरा, कटोरे में सूप बना करके और मिट्टी के दिए पर, मिट्टी के जो दिए होते थे उनसे तराजू बनाकर उसे तोलकर अपनी राशि भी तैयार कर लेते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, जो का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते भाग जाते। बस फिर क्या, हम लोग उस खेल को छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी, जो हम खेती करते थे उसमें कितना मजा था। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे, रोज ऐसे ही नाटक हम लोग खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर, बटोही यानी जो राहगीर रास्ते पे जाने वाले थे, कुछ देर रुक करके हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में ददरी एक जगह थी जहाँ पर मेले में जाने के लिए आदमियों का झुंड हम देखते थे, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे और क्या कहते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, कि भाइयों ददरी चलो, वहाँ पर सत्तू पिसाने की मोटर है। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। कोई दूल्हा जा रहा है और उसकी पालकी को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मैरी। कि रहरी का मतलब होता है अरहड़ में अरहड़, पुरानी अरहड़, और डोली के अंदर हमारी महरी यानी कि दुल्हनिया। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। यह हमारी इस तरह की बातें सुनकर एक बूढ़ा वर था, उसकी ज़्यादा उम्र हो गई थी और उसने हमें बहुत दूर तक ढेले यानी कि मिट्टी के जो डले होते हैं उनसे बहुत दूर तक मारकर हमें दूर तक भगा दिया था। उस खुट्टस खब्बीस यानी कि बदसूरत, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसकी सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। खुसट खबीस मतलब बुरा आदमी। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। जब आम की फसल लगती है तो खूब आंधी आती है, तो उससे आंधी जब कम हो जाती तो हम बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहाँ चुन चुन कर गुले गुले गोपी आम एक फसल का नाम है, मतलब आम का एक प्रकार है, तो हम खूब चावते थे यानी कि खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से आया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे, हम लोग चिल्ला उठे। मेघ गरजने लगे, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे, हम लोग क्या चिल्लाए, 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। बारिश रुकी नहीं और मूसलाधार पानी बरसने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सटे गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। हम लोग पेड़ों की जड़ से ऐसे सट गए जैसे कुत्ते के कान में जो एक जानवर है अठई, जिसे पिस्सू बोलते हैं, वो चिपक जाता है, उसी तरह हम पेड़ों से सट गए, मगर बरखा जमी नहीं यानी कि ज्यादा नहीं बरसी और वह थम गई, रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। बरखा बंद होने के बाद बाग में क्या नजर आए, बिच्छू। हम लोग डरकर भाग चले, बिच्छू को देखकर हम लोग डरकर भाग चले। हम लोग
में हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। बेजू नाम का एक लड़का था जो बहुत ही ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। उस दिन बीच में हमें मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, यानी कम दिखाई देता था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। चोखा होता है आलू को उबाल कर जो बनाते हैं वो। तो वो कहने लगा कि बूढ़ा तो बेईमान है और करेले का चोखा मांग रहा है। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। जो बेजू चिल्ला रहा था हम भी वहीं चिल्लाने लगे। मूसन तिवारी ने बेहताशा खदेड़ा। मूसन तिवारी ने हमें बहुत ज्यादा खदेड़ा और हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। आंधी मतलब बहुत तेज भागने लगे। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। फिर हम नहीं मिले तो तिवारी जी सीधी हमारी स्कूल में चले गए। वहां से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। हम घर आ गए थे, इसलिए वहां से 4 लड़कों को भेजा गया बिरजू और मुझे लाने के लिए। हमारा गिरफ्तारी वारंट लेकर वो आए। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। सॉरी, वहाँ से हम बेजू पकड़ लाने के लिए लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया, यानी कि भाग गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, हमें बहुत ही धमकाया। या बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। बाबूजी को जब यह पता चला तो दौड़ते हुए पाठशाला में आए और गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे, पर हमें प्यार करने से हम चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। बाबूजी का कंधा था वो आंसुओं से भिगो दिया। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। चिरोरी मतलब विनती। पिताजी ने गुरुजी की बहुत सी विनती करके और हमें घर ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। रास्ते में हमारे साथी मिल गए। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरम गरम पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। वो गा रहे थे कि माँ ने पकाया है गरम गरम पुआ और हम खाए पुआ, नहीं खेलेंगे जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया और हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े। बस फिर हम तो अपना रोना धोना भूल गए अपनी मंडली को देखकर और बाबूजी से हट करके उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तानसुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। जो चिड़ियों का झुंड था उन्हें दौड़ दौड़ कर हम पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। चिड़ियाँ उड़ जाती थी। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। कि राम जी की ही चिड़िया है और राम जी का ही खेत है, इसलिए चिड़िया भर भर कर पेट खाओ। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं। गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते हैं। अर्थात चिड़िया तो बेचारी परेशान हो रही थी, उसे तो तकलीफ हो रही थी और लड़के उसे अपना खिलौना समझ रहे थे। इसलिए पिताजी ने कहा कि बंदर और लड़के दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते हैं। पीर मतलब पीड़ा। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। उलीचने मतलब उसमें से पानी निकालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट्ट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। एक टीले पर हम गए और चूहे के बिल से हम पानी निकालने लगे। पानी निकालते निकालते जब थक गए तो गणेश जी की रक्षा करने के लिए एक सांप निकल कर आया। चूहे के बिल से सांप निकल आया तो हम रोते चिल्लाते डर के मारे वहां से भागे। कोई औंधा गिर गया, कोई किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे।
सभी गिरते पड़ते लहूलुहान हो गए और पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। सभी एक साथ दौड़ते हुए आए और अपने अपने घर में घुस गए। उस समय बाबूजी की बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बाबूजी उस समय बरामदे में बैठे हुए थे और हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। बाबूजी हमें बुलाते रहे, लेकिन उनकी बातों को हमने नहीं सुना और दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया मतलब साफ कर रही थी। माँ क्या कर रही थी? चावलों को साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। माँ अपने बच्चे को रोता हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगी और अपना सारा काम छोड़ दिया। अधीर होकर हमारे भय के कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। हमें अपने आंचल में छुपा लिया और डर से कांपते देखकर खुद जोर जोर से रोने लगी। अधीर होकर धीरता को छोड़ दिया और भय के कारण पूछने लगी कि क्या हो गया। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। हल्दी को पीसा और हमारे घाव पर लगा दिया गया। घर में कोहराम मच गया, शोर होने लगा। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। डर के कारण सारा शरीर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों से मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। अपने बच्चे को इस तरह डरा और रोता हुआ देखकर माँ खुद डर गई थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। बाबूजी ने आकर हमें अपनी माँ की गोद से अपनी गोद में लेना चाहा, लेकिन हमें फिर भी मैया के आंचल को नहीं छोड़ा, क्योंकि बच्चे को माँ के आंचल में जो प्रेम और शांति मिलती है वह कहीं भी नहीं मिलती है। उसे वहाँ बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये हमारा लेखक की कहानी खत्म। अब हम इसका थोड़ा सा सारांश देखते हैं। इस कहानी में लेखक ने अपने जीवन के बारे में ही बताया है कि बच्चे किस किस तरह से खेल तमाशे करते हुए अपने जीवन में आनंद लेते हुए बड़े होते हैं, और पिता के साथ रहते हुए भी जब उन्हें दुख या कष्ट या कुछ भी भय या डर लगता है तो उन्हें माँ का आंचल सबसे अच्छा लगता है। माँ के आंचल को वो नहीं छोड़ पाते हैं।